ट्रेन द मॉडल्स पैरेलली, मुझे पैरेलली मॉडल ट्रेन पैरेलली, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैगिंग में मेरे पास लेट्स से एन एस्टिमेटर्स 100 है, लिस्टिंग में भी 100 है। तो ये जो 100 है, ये सीपीयू कोर अगर मैंने यूज किया सीपीयू कोर, तो सीपीयू में लेट्स से 4 कोर्स है। अभी आई होप आपको पता होगा सभी को कि सीपीयू में मल्टीपल एएलयू यूनिट्स होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो एक सीपीयू में लेट्स से इट इज क्वाड कोर प्रोसेस है, क्वाड कोर मतलब 4 कोर्स है। तो हमने क्या 20 यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे ये पैरेलली बनेंगे। यानी ऐसे अगर आपको पैरेलली बनाना है तो किसी को है पता, जैसे हम ग्रिड सर्च सीवी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना, ग्रिड सर्च सीवी ऑब्जेक्ट, ग्रिड सर्च सीवी ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक ऑप्शन एन जॉब्स नाम का, एन जॉब्स। तो इसका मतलब होता है कि पैरेलली कितने जॉब्स हम करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सेट किया, तो जो भी पूरा पर पैरामीटर है वो 4 कोर्स पे पैरेलली स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट मीन। तो बैगिंग में ये पॉसिबल है बिकॉज ये जो लेट्स से कि एक मॉडल है जिसमें 100 ट्रीज है, तो 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे ऐसे पैरेलल बन सकते हैं। व्हाट अबाउट बूस्टिंग, क्या लगता है बूस्टिंग में ये पॉसिबल है क्या? नो, 1 by 1 होगा सर। बूस्टिंग में जो मॉडल्स होते हैं ना, ये सीक्वेंस मॉडल होते हैं, इसके बाद में ये वाइज। तो ये पैरेलल करना पॉसिबल नहीं बिकॉज ये जो है ना ये पिछले वाले के ऊपर डिपेंड है, ये जो है ना ये पिछले वाले के ऊपर डिपेंड है। तो दैट इज व्हाट डिपेंडेंसी इज। तो इसलिए यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन बैगिंग में टाइम नहीं लगता बिकॉज ऑफ पैरेललाइजेशन। पैरेललाइजेशन पॉसिबल बैगिंग बट नॉट इन बूस्टिंग। यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेते हैं। मुझे बताओ अगर मुझे डेटा स्केल करना है, स्केलिंग, तो बैगिंग में स्केलिंग की जरूरत है। बैगिंग मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। यस और नो गाइस? यस। तो वहाँ पे लगेगा क्या स्केलिंग ऑफ डेटा? नो सर। इज नॉट रिक्वायर्ड। स्केलिंग तभी लगता है अगर आपके मॉडल में ग्रेडियंट डिसेंट या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है, दैट्स इट। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली नॉट यूज। बूस्टिंग, यस व्हाट कैन रिक्वायर्ड, सी, रिक्वायर्ड सर। सो इट इज Yes, रिक्वायर्ड। formula. सो नहीं नहीं, यहाँ पे कहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला बूस्टिंग में? ये डिपेंड्स है आपके बेस एस्टिमेटर के ऊपर, जो भी आपका बेस एस्टिमेटर है ना, बेस एस्टिमेटर। बिकॉज देखो बूस्टिंग में जो एडा बूस्ट बोल रहे हैं उसमें जो बेस एस्टिमेट, जैसे अगर हम यूज कर रहे एसवीएम, तो डेटा ले लो। अगर हम यूज करें डिसीजन ट्री एज अ बेस एस्टिमेटर तो वहाँ इसके लिए जरूरत नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द बेस एस्टिमेटर, इट डिपेंड्स ऑन द बेस एस्टिमेटर। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में कौन अच्छा है, क्या लगता है आपको? बूस्टिंग। ओके बूस्टिंग अच्छा है। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, बूस्टिंग। ओके, वैसे तो लेट मी टेल यू गाइस दोनों भी अच्छे हैं। हमें क्या करना पड़ता है जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें बैगिंग भी ट्राई करना पड़ता है, बूस्टिंग भी ट्राई करना पड़ता है। जनरली ऐसा है कि बूस्टिंग बड़ी काम करता है इन जनरल, बट कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो जनरली बूस्टिंग अगर हमने इस वाले बंदे को पूछा तो जनरली बूस्टिंग लगभग करता है ठीक ठाक काम देन बैगिंग, कोई मैथमेटिकल बेस नहीं है। तो यस अगर ऐसा है तो दोनों भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, बूस्टिंग अच्छा काम करता है सबके ऊपर, ठीक है। तो दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन यस बाय एक्सपीरियंस वी कैन से बूस्टिंग इज गोइंग टू गिव अस लाइक एक्यूरेसी देन बैगिंग, provided a right
बेस एस्टिमेटर एंड बाकी चीजें। बैगिंग में वो इशू नहीं है, बैगिंग में आपको एस्टिमेटर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं। अगर बूस्टिंग में आपने बेस एस्टिमेटर खराब चूज किया तो बूस्टिंग काम नहीं ठीक से। एडा बूस्ट बैगिंग में वो इशू नहीं, बैगिंग तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क वेल। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे दोनों को ट्राई करके देखेंगे एंड देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। एज वेल एज इस छोड़ के और कौन से आपको डिफरेंस पॉइंट पता चले, किसी ने डिस्कस किया है ये बैगिंग एंड बूस्टिंग डिफरेंस किसी ग्रुप ने? ट्रेनिंग बैगिंग ट्रेनिंग टाइम स्मॉल बैगिंग बुस्टिंग ट्रेनिंग टाइम बॅगिंग मध्ये कमी आहे कमी लागतो ओके आणि बुस्टिंग मध्ये जास्त करेक्ट आणि दोघांमध्ये पण ओव्हरफिटिंग आहे. यस यस हे आपण विचारच नाही केला। ओव्हरफिटिंग इन बोथ द केसेस वी डू हैव ओवरफिटिंग, दोनों में ओवरफिटिंग है। ठीक है गाइस, वो इसके ऊपर डिस्कस करो अगर आपको चाहिए। Now what we are going to do, we are going to continue with our yesterday's discussion, K means, that is K means। I think हमारा कोई implementation चल रहा था, तो जहाँ हमने stop किया था वहाँ पे फिर से start कर दें implementation। सर तुम्ही आतापर्यंत काही नवीन घेतलंय का कारण आता जॉईन झाले ना. नहीं नवीन नाही काय, आता चालू करतो K means। तो K means जो था हमने कल कहाँ पे गया, मशीन लर्निंग में होगा। K means हमने जो कल किया था, इसमें क्या था बेसिकली डेटा लोड किया, डेटा में सिर्फ हम देखेंगे तो एक्स है वाई तो है ही नहीं यहाँ पे। प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद के मीन्स को बताया कि 5 क्लस्टर्स बनाओ। कैसे 5 पता चले, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डेट। तो 5 क्लस्टर्स, तो उसके बाद में जो क्लस्टर सेंटर्स बने वो हमने देखे कहाँ पे है। तो जो भी क्लस्टर सेंटर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लस्टर सेंटर में मिले 5 क्लस्टर सेंटर्स। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे कोई भी हम क्वेरी पॉइंट दे रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स बंदा है कि जैसे द पर्सन हुज एनबी कम इज लेट्स टी एंड हुज स्पेंडिंग स्कोर इज 80, या तो दोनों भी 80 है, इनकम भी 80 एंड स्पेंडिंग स्कोर भी 80। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा क्लस्टर होना चाहिए उसका। सो इट बिलोंग्स टू विच क्लस्टर, 1 2 3 4 या तो 5। 80 वाला बंदा 4 4 तो 80 अगर हमने हाईलाइट किया तो 80 मतलब यहाँ पे आने वाला है पॉइंट। सो इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्लस्टर। तो कैसे चेक किया जाएगा, ये जो पॉइंट है ये चेक किया जाएगा कि क्लस्टर के नजदीक है, कौन से क्लस्टर सेंटर के नजदीक है सबसे ज्यादा। ये सारा डिस्टेंस निकाला जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज क्लोजर टू दिस क्लस्टर सेंटर एंड दैट इज व्हाई इट बिलोंग्स टू दिस क्लस्टर। ये सिंपल लॉजिक है प्रेडिक्ट के अंदर। अब ये जो है ना, इसके बेसिस पे हमने किया कि सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉइंट है उनको ही प्रेडिक्ट किया। देखते हैं जैसे हमें लग रहा है वैसे प्रेडिक्शन मिल रहा है क्या, वैसे हमें प्रेडिक्शन मिल रहा है क्या। अब ये तो 5 क्लस्टर्स है, यहाँ पे एक ध्यान में रखना और एक चीज कि इस क्लस्टर का नंबर 0 है, इसका 1 है, 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। या तो अगर इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, नंबर डजंट मैटर टू अस। नंबर किसी भी क्लस्टर को कोई भी नंबर दे दो, लेकिन यस अगर इसका 2 है तो ये सारे लोगों का क्लस्टर नंबर 2 ही होना चाहिए। अगर ये 0 है तो यहाँ पे सारे ये जो पॉइंट्स है उन सबका क्लस्टर नंबर 0 आना चाहिए, इनका सबका नंबर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 1 आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स है ना दैट बिलोंग्स टू सेम नंबर। तो ऐसे मैं क्या करूँ, वाईपी दिया है ना वाईपी, इससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास एक्स डेटा है, ये जो एक्स डेटा है इसमें सिर्फ वही लोग चाहिए मुझे दैट बिलोंग्स टू क्लस्टर 0। तो कैसे लिखूँ मैं यहाँ पे, क्लस्टर 0 इक्वल व्हाट शुड आई डू, एक्स में से सिर्फ वही पॉइंट चाहिए जिनका क्लस्टर नंबर 0 है। हाउ शुड आई सेलेक्ट, yp is equal to 0 और ऐसे पास करना है।
करेक्ट। हम क्या करेंगे, yp इक्वल टू 0 चेक करेंगे। अभी इक्वल टू 0 व्हाट इट इज गोइंग टू बी, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा yp इक्वल टू Boolean बुलियन एरे। बुलियन एरे वो मैंने x पास किया, मतलब x में से ये सिलेक्शन ऑपरेशन है, तो x में से सिर्फ जहां पे ये कंडीशन ट्रू है सिर्फ वही पॉइंट सिलेक्ट किए जाएंगे। सो दैट इज व्हाट C0 इज, समथिंग लाइक दैट। मैं C0 C1 C2 C3 C4 ये सारे क्लस्टर फाइंड आउट करो, C1 C2 C3 C4। वैसे यहाँ पे क्या चेंज करूँ मैं, 1 2 3 4 ये चीज। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, इनको करेंगे प्लॉट। क्लस्टर 0 को अलग कलर से, 1 को अलग से, 2 को अलग से, 3 को अलग से, 4 को अलग से। plt dot scatter, plt dot that I am going to use। इसमें यस C0 में जो पॉइंट्स है उनका x एक्सिस पे हम क्या देंगे, इनकम ना, क्या नाम है उस कॉलम का, annual income. Annual एनुअल इनकम। एंड आफ्टर दैट ये जो C0 है इनका y एक्सिस पे क्या लेंगे, Pending पेंडिंग score. इन्हें डायरेक्टली कॉलम क्यों सिलेक्ट कर पाए, बिकॉज ये जो x है ना ये एक डेटा फ्रेम है, x इज डेटा फ्रेम। तो x डेटा फ्रेम में से अगर हम कुछ सिलेक्ट करेंगे तो ये डेटा फ्रेम में होता है, ठीक है। अगर ये x नंपा एरे होता तो मुझे नंपा एरे के हिसाब से यहाँ पे स्लाइसिंग करना पड़ता। आफ्टर दैट व्हाट, लेट मी हैव द कलर। जो पहला कलर है, पहला क्लस्टर है उसको मैं कलर देता हूँ रेड, दैट इज गोइंग टू बी रेड, दैट इज गोइंग टू बी रेड। एंड यस इसको मैं लेबल भी देता हूँ, लेबल इज इक्वल टू ये प्लस नंबर 0। लेबल कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। तो ये मतलब प्लस नंबर 0, 1 2 3 4 मतलब टोटल 5। तो ये 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 एंड कलर्स अभी कैसे देंगे। दूसरा जो क्लस्टर है दैट इज 1, ये जो है ये येलो, ये हो जाना सैम, ये जो कलर है लेट लीव इट एज अ ब्लैक वन कलर। लेबल्स देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 1, इट इज गोइंग टू बी 2, इट इज गोइंग टू बी 3, इट इज गोइंग टू बी 4। ये जो लेबल्स है ना ये प्लॉट के साथ हमें दिखाने हैं, इसलिए मैं करता हूँ plt डॉट इस लीजन, इसको लीजन पे दिखाना है लेबल्स को, plt डॉट लीजन। एंड लेट मी शो यू द ग्राफ। ये देखो, ये जो है ना ये लेबल्स है हमारे, ये देखो। तो जहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर का लेबल 0, ब्लू का 1, 2, सैन का 3, पर्पल का 4। एंड इसके अकॉर्डिंग ना हमारे क्लस्टर नंबर दिए, ये 0 क्लस्टर है, ये 1 क्लस्टर है, ये 2 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर है, ये 4 क्लस्टर है। जैसे हमें लग रहा था क्लस्टर्स बने हैं क्या, जैसे हमें लग रहा था वैसे क्लस्टर्स बने हैं क्या। Yes, but the numbering is different. The numbers are different. हाँ नंबर तो अगर मैं फिर से रन करूँगा तो ये नंबर तो चेंज होंगे। Numbers are not important. What is important is that अगर इसका कलर येलो है तो सारे येलो कलर के होने चाहिए, मतलब दे ऑल बिलोंग टू क्लस्टर। जैसे मतलब आपके टीम नंबर्स है ना, टीम नंबर A B C D, टीम नेम्स है ना यहाँ पे। तो मुझे आपका टीम नेम A है कि B है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्टेड कि A के एक्टिविटीज के लिए हुआ है। तो ये नंबर कुछ भी हो, क्लासिफिकेशन में नंबर इंपॉर्टेंट होता है। 0 किसके लिए यूज है, 1 किसके लिए यूज किया है, सो क्लासिफिकेशन में वो नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा इज लेबल्ड है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए कि ग्रुप्स चाहिए, ग्रुप्स उसने प्रॉपर्ली बनाए क्या। ये जो सारे Yes, लोग हैं yellow. सिंगल ग्रुप में जाने चाहिए, तो दे बिलोंग्स टू सिंगल ग्रुप का नंबर कितना भी हो, डजंट मैटर, ये बिलोंग टू सिंगल ग्रुप, ओके।
सो जैसे हमें लग रहा था वैसे यहाँ पे बन। सो एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हम सोच रहे थे, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हम सोच रहे थे वैसे इसने काम किया। एंड ये है आपका के मींस में कमाल। दैट इज व्हाट के मींस। लेकिन के मींस का एक व्हाट वी कैन से ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज के मींस में कम क्या लगता है आपको, कौन सी चीज कम है इसमें जो हमें के मींस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी? Number of clusters. दैट इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। नंबर आपका विश्वजीत होता का कौन बोल रहा था? सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर। तो ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे एक के मींस को हमें देने पड़े, मतलब यहाँ पे हमारा इंटरवेंशन है। तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम पड़ रहा है के मींस खुद को नहीं समझ में अपने क्लस्टर को चाहिए, ये के मींस को पूरे में। अब हम देखेंगे कि ठीक है ये तो डेटा हम प्लॉट कर पा रहे हैं, ये डेटा हम प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉलम्स हैं जैसे एनुअल इनकम भी है, जेंडर भी है, एज भी है, स्पेंडिंग स्कोर भी है और कुछ चीजें, तो अगर इतने सारे कॉलम करने हैं तो उसके लिए हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते। तो हम कैसे बताएं कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए हमें? तो वो जो है ना वो पार्ट अभी हमें देखना बाकी है। तो वो स्टार्ट करने से पहले अब तक जो भी कुछ हमने किया है यहाँ पे उसमें कुछ डाउट है प्लीज आस्क। हाँ यस Cluster central requirement. दिस ना प्लॉट करायला यस प्लॉट करायला लागेल। एक मिनिट आपण करूया ना, बरं झालं तर लक्षात आलं। क्लस्टर सेंटर आपण करू नाही, हे आहेत ना क्लस्टर सेंटर। क्लस्टर सेंटरचा कलर मला वेगळा द्यावा लागेल। सेंटर्स कलर यांचा ब्लॅक देतो, ब्लॅक। क्लस्टर सेंटर प्राइस वाढवतो आपण 200। these are cluster centers along the points। आता याच्यामध्ये सांगा अजून एक गोष्ट म्हणजे सो इफ यू जस्ट सी ओवर हियर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट ये काफी बाउंड्री के नजदीक है, मतलब ये पॉइंट इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा, ये लगभग बाउंड्री पे। ये भी पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके साथ गया है, ये वाले पॉइंट इनके साथ गए। इसका हियर इज सम बाउंड्रीज देयर, ठीक है, मिडल ऑफ दिस what distance they are being allocated, according to distance they are being allocated and number of clusters। तो ये देखेंगे अभी हम। ओके तो should we go ahead? Now what I'm going to do is let's see ये cluster, this is going to be one cluster। अभी हमारे एग्जांपल में मैंने एक ही cluster लिया and ये जो cluster है ना, इस cluster का center यहाँ पे है। For example cluster center is over here। अब ये जो cluster है ना, इसका एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली वही वैल्यू हमें ये चीज के लिए यूज करने वाला है। पहले ये क्या है वैल्यू आपने फिजिक्स में आप बोले फिजिक्स भी सीखने के लिए आता है, नहीं अगर आपको याद है तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिस इज वन बॉडी, इरेगुलर बॉडी, और वी कैन से दिस इज वन फिजिकल बॉडी एंड व्हाट वी डू इज यहाँ पे इस बॉडी को हम यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर के अराउंड हम इसको घुमाएंगे। अगर ये पकड़ा मैंने ऊपर इस बॉडी को घुमाया मैंने तो ये बहुत देर तक घूमता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ बॉडी। तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? Angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ उस स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत देर तक घूमता रहता है। वो बोलते हैं उसको, सॉरी Rotation of Earth. नहीं रोटेशन स्पिनिंग
स्पिनिंग क्या बोले आप मैडम? स्पिनिंग कंटिन्युअसली रोटेट होत असेल तर त्याला आपण स्पिन म्हणतो असतो. ओके नहीं म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे की आता एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. Circular motion, sir. सर्कुलर मोशन, हाँ मतलब ये मोशन सर्कुलर है, एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है, लेकिन जैसे आपको पता होता कि रिंग है, रिंग एक रिंग एंड दूसरा है डिस्क, दूसरा है डिस्क, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, तो कौन सबसे ज्यादा घूमेगा, डिस्क कि रिंग घूमेगा? हाँ यस यस क्वेश्चंस, रेडियस रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, रेडियस दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 12th फिजिक्स में आई थिंक ये थर्ड 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 यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो आई डोंट नो, लेकिन जब मैं 12 में था तो इट वाज द थर्ड यूनिट, वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका आंसर बता दो, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, कौन सबसे ज्यादा देर घूमेगा? डिस्क, ये है डिस्क एंड ये है रिंग। मुझे बताओ यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग मैं बता दूं। ये जो डिस्क है इसमें लेट्स से कि m वेट है, मतलब ये तो 50 केजी का, ये 50 केजी, जो 50 केजी है ना ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इसके बीच में पकड़ पे दिस इज व्हाट इसके अराउंड है। अब ये जो डिस्क रिंग है, ये रिंग में इसका भी मास 50 केजी है, 50 केजी, लेकिन इसका सारा मास है ना दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, पूरा जो सारा मास है ना दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको भी हम ऐसे दोनों का रेडियस से कौन सा ज्यादा देर तक घूमेगा? I think ring, sir. दैट इज रिंग। सो ये कीपिंग मास कांस्टेंट, अगर आपका रिंग ना डिस्क घुमा तो रिंग घुमता है, दैट इज व्हाई म्हणजे आपण मराठीमध्ये कुंभार बोलतो, कुंभारात ते चक्र बघितलं ना तुम्ही, चक्र तर ते रिंग असते, दैट इज रिंग नॉट डिस्क। रिंग कारण जर तुम्ही रिंग बघितली विथ द सेम मास ना, दोनों का मास सेम होना चाहिए, तो अगर रिंग घुमाया तो ये ज्यादा देर तक घूमेगा, बिकॉज दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द सेंटर, जितना ये सेंटर से दूर होगा उतना देर तक घूमेगा ये, सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। किसी को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं? मतलब ये मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब रहेगा, अगर आपका मास सेंटर से ज्यादा दूर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कैन आई से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर ज्यादा डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट्स है या तो पार्टिकल बॉडी के, तो अगर ये पॉइंट इस सेंटर से ज्यादा दूर रहेंगे तो ये ज्यादा देर तक घूमेगा, ये ज्यादा देर तक घूमेगा। तो बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट का नहीं, सारे पॉइंट का, तो इट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स, समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स का डिस्टेंस, समेशन ऑफ ऑल पॉइंट। अभी यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट का जो मास होता है ये यूनिट पकड़ते हैं, यहाँ पे जो मास है ये एंटिटी नहीं पकड़ा, अदरवाइज फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, अगर आपको याद है तो mr स्क्वायर या तो mr/2, तो कांस्टेंट है इसलिए डिवाइड बाय 2 में नहीं पकड़ा, अदरवाइज दैट इज mr स्क्वायर इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ mr स्क्वायर। यहाँ पे m कांस्टेंट है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, r मतलब दिस रेडियस। अब ठीक है, मतलब ये mi का पता है। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मुझे एक एंटिटी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, तो मैं क्या करूंगा हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज d1, दिस इज d2, दिस इज d3, दिस इज d4, दिस इज d5, दिस इज d6,
हर एक जो पॉइंट है फ्रॉम क्लस्टर सेंटर उसका डिस्टेंस निकालूंगा का समेशन करूंगा. सो इट इज गोइंग टू बी d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर प्लस d6 का स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n पॉइंट्स and distance between like a di square, distance between the ith point and cluster center. ये जो टर्म है ना इसको प्रोग्रामिंग में या तो जो भी हमारा कोडिंग है इसमें बोलेंगे within cluster sum of squares within cluster मतलब ये एक क्लस्टर मैंने एक ही क्लस्टर एग्जांपल बोला है. तो within cluster sum of squares, in short we call it WCSS value. Within cluster sum of squares, WCSS value. तो ये जो WCSS वैल्यू है ना इसी को बोलते हैं इनर्शिया. सेम है, बोथ आर द सेम थिंग्स. सिर्फ यहाँ पे मास वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन डिस्टेंस है. अब ये जो फॉर्म इसको रटने की जरूरत नहीं है लेकिन एक ध्यान में रखो कि अगर ज्यादा पॉइंट दूर है क्लस्टर सेंटर से तो उसका इनर्शिया ज्यादा. अगर ये काफी नजदीक है क्लस्टर सेंटर के सारे पॉइंट तो इसका इनर्शिया कम है. सिर्फ ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. ये समझ में आए कि नहीं ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. मेरे पास एक क्लस्टर ये वाला, ये एक क्लस्टर है, दूसरा एक क्लस्टर ये वाला. दोनों में 6-6 पॉइंट्स है, दोनों में भी 6-6 पॉइंट्स है. सेंटर यहाँ पे, इसका क्लस्टर सेंटर यहाँ पे. दिस इज C क्लस्टर, दिस इज C2 क्लस्टर. किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा कि इसका? C2. इतना समझ में आया like enough for us. That is enough for us. So ये है क्लस्टर से दूर उतना यहाँ पे ज्यादा इनर्शिया रहेगा. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और कुछ डेटा पॉइंट्स लेता हूँ. So let me take some data points. तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है. कितने पॉइंट्स यहाँ पे लगभग 12 पॉइंट्स है. K-मींस को मैंने बोला नंबर ऑफ क्लस्टर सिर्फ यहाँ पे एक बना. K-मींस को मैंने बोला कि सिर्फ यहाँ पे एक क्लस्टर बना. K-मींस को मैंने बोला कि सिर्फ यहाँ पे एक क्लस्टर बना. तो K-मींस अल्टीमेटली क्या करेगा? तो काम ही मतलब यहाँ पे हो गया. तो ये सारे पॉइंट्स तो लगभग यहाँ पे आपका होगा क्लस्टर सेंटर. तो ये आपका अगर n का वैल्यू 1 है तो दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन. एम आई राइट? Yes. क्लस्टर बनाने के लिए तो ऐसे करने वाले. अब दूसरा आपको ये जो नंबर ऑफ क्लस्टर के उस केस में इनर्शिया कितना होगा जब कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन ये इनर्शिया दैट इज गोइंग टू बी 1x वैल्यू. दिस इज व्हाट इनर्शिया ऑफ नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू 1. मैं ब्लू से निकालता हूँ. अगर मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 रखे, मैं इसको बोला कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 बनाओ, तो कैसे बनेंगे क्लस्टर? मैं जो लिख रहा हूँ उसी एक तरीके से बताओ. क्लस्टर बनेगा ये क्लस्टर रहेगा. एम आई राइट? Yes. क्लस्टर सेंटर यहाँ पे बनेगा एंड क्लस्टर सेंटर यहाँ पे बनेगा. ये जो है ना पहला क्लस्टर C1 एंड ये C2 क्लस्टर. अब मुझे बताओ अगर मैंने देखा इनर्शिया ऑफ C1 प्लस इनर्शिया मतलब WCSS वैल्यू ऑफ C2, इनका एडिशन किया. दैट इज गोइंग टू बी द टोटल इनर्शिया. दिस इज गोइंग टू बी द टोटल इनर्शिया या तो इनर्शिया फॉर n इज इक्वल टू 2. क्योंकि दो क्लस्टर्स है ना, n इज इक्वल टू 2 जो मॉडल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अनदर मॉडल. इसमें दो क्लस्टर बनेंगे. तो ये दो क्लस्टर से दोनों का इनर्शिया मैंने निकाला एंड एडिशन किया उसका. तो वो इनर्शिया को मैं अभी बोलने वाला दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से y. तो मुझे बताओ x ज्यादा होगा कि y ज्यादा होगा? X.
प्लस x यस दैट इज राइट। देखो जब n का वैल्यू 1 था तब क्या हो रहा था कि जो भी डिस्टेंस है ये इतने इतने डिस्टेंस कैलकुलेट हो गए। इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर राइट, इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंसेस, सो ये डिस्टेंसेस का स्क्वायर, सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर बना है जब n का वैल्यू 1 था। अब जब n का वैल्यू जैसे ही 2 बना तब क्या ना हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है देखो ये इतना ही डिस्टेंस पकड़ लेगा, ये इतना डिस्टेंस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस 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 डिस्टेंस स्क्वायर। तो जो अभी पॉइंट्स है n इज इक्वल टू 1 के केस में वो वाले पॉइंट्स क्लस्टर के ज्यादा नजदीक है कि जब n का वैल्यू 1 था तब क्लस्टर के ज्यादा नजदीक है। तो जब हमने क्लस्टर का नंबर बढ़ाया तब ये पॉइंट ज्यादा, देखो पहले कैसे हो रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये सिर्फ एक ही क्लस्टर था, ये काफी दूर थे क्लस्टर सेंटर से, इसलिए ये देखो ये वाले डिस्टेंस कितने बड़े डिस्टेंसेस है क्योंकि वहाँ पे क्लस्टर एक ही था। जैसे मैंने उसको 2 क्लस्टर बनाने के लिए बोला तो ये जो पॉइंट्स है ना ये देखो छोटा छोटा बन गया, अभी यहाँ कम हो गया डिस्टेंस विद फ्रॉम देयर क्लस्टर सेंटर्स, इनका भी कम हो गया डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, से दैट जैसे ही मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाता हूँ, वैसे इनर्शिया होगा कि कम कम तो ये इंक्रीज जैसे होगा वैसे इनर्शिया डिक्रीज होगा। एम आई राइट? यस सर। क्योंकि जैसे नंबर ऑफ मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे पॉइंट्स देखो क्लस्टर के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। दीपक रियल सर सो ये जो है ना ये ध्यान में रखो कि जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो इनर्शिया है वो डिक्रीज होने वाला है। इनर्शिया या तो WCSS वाली, WCSS वाली। तो ये जो है ना अब मैं क्या करूँ, इसको हम एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं, हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो शुड आई गो फॉर द कोडिंग डायरेक्टली? कोडिंग में मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनर्शिया कहाँ पे है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। जो के मींस का मॉडल होता है ना, के मींस का मॉडल, लेट्स से दिस इज व्हाट, सो इसमें इनर्शिया हमें दिखता है, ये डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रहा है। कौन सा फार्मूला है इसके अंदर? इनर्शिया का फार्मूला, समेशन ऑफ di स्क्वायर फॉर एवरी पॉइंट फ्रॉम n पॉइंट्स। तो ये जो फार्मूला है ये इसका डायरेक्टली वैल्यू हमें ये देगा। अगर 5 क्लस्टर्स है ना, ये पांचों क्लस्टर्स के लिए WCSS निकाल के सबका सम जो होता है ना, दैट इज व्हाट इनर्शिया फॉर दिस k is equal to 5, k is equal to 5। तो सारे पॉइंट का उनके सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज व्हाट 5 क्लस्टर है तो सारे 5 क्लस्टर का जितने भी पॉइंट्स है सबका उनके सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं रहेगा हमेशा, जितने भी क्लस्टर बनाओ नंबर ऑफ पॉइंट नहीं रहने वाला, तो फार्मूला वही रहने वाला है, सिर्फ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्लस्टर सेंटर, डिस्टेंस क्लस्टर सेंटर के हिसाब से इनका इनके क्लस्टर सेंटर्स, इनका इनके क्लस्टर सेंटर्स। तो ये वैल्यू अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू ये है 44,448 ऐसे कुछ तो ये वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि अगर मेरा नंबर ऑफ क्लस्टर 1 है तो कितना है, WCSS 2 के लिए कितना, 3 के लिए कितना। तो ये मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, तो लेट मी राइट डाउन द कोड दैट वन। लिस्ट बनाता हूँ मैं WCSS वैल्यूज का, एंड व्हाट आई विल डू, मैं के मींस का मॉडल बनाता हूँ। सो फॉर 1 से लेकर 10 तक बनाते हैं। फॉर I in range 1 से लेकर 10 तक हम यहाँ पे एक टेम्पररी मॉडल बनाते हैं। मॉडल इज इक्वल टू k मींस। k मींस को मैं बोलूँगा n क्लस्टर्स, क्या लिखूँ n क्लस्टर्स ही लिखूँ, I. दैट इज गोइंग टू बी I। उसके बाद में ये मॉडल को करूँगा मैं मॉडल डॉट फिट डाटा, तो वही हमारा दैट इज व्हाट इज देयर इन x। होगा क्या यहाँ पे
No, I no, चाहिए यहाँ पे, and now I'm going to append WCSS में WCSS dot append, because WCSS इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें हम append करेंगे model का inertia, it is model dot inertia, append करेंगे NDC WCSS। तो ये देखो values, n is equal to 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के हो रहा है decrease every time, ऐसे ticking every time। तो इसका मतलब जो हमें लग रहा था कि नंबर ऑफ क्लस्टर जैसे बढ़ेंगे वैसे WCSS कम हो रहा है, वैसे WCSS कम हो रहा है, राइट। इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ये जो WCSS बढ़िया तरीके से आपको समझना है। PLT डॉट स्कैटर, स्कैटर नहीं लाइन निकालता हूँ मैं, PLT डॉट प्लॉट पे एक्स एक्सिस पे मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर चाहिए, तो आई थिंक यही रहेगा ऑप्टिक में यूज करूँगा, 1 से लेकर 10 तक, एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू, एंड वाई एक्सिस पे WCSS वैल्यू, नॉट दैट मार्कर रखता हूँ मैं यहाँ पे, मार्कर is equal to, let me have capital D, तो ये markers भी रखे हुए हैं, these are the markers, marker मतलब ये point हुआ है। तो वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं अभी, नंबर ऑफ क्लस्टर 1 ये है, 1, this is 1 2 3, this is 4 5, this is 6 7 8, this is 9। तो 1 के लिए देखो WCSS वैल्यू इतना था, 2 के लिए इतना, 3 के लिए इतना, 4 के लिए इतना, 5 के लिए इतना, 6 के लिए 7 के लिए ओके इतना, 8 के लिए इतना, 9 के लिए इतना, 10 के लिए इतना। एक काम करता हूँ, प्रॉपरली ये लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखो, ये इसका नंबर ऑफ, सॉरी इसका WCSS वैल्यू, इसका WCSS वैल्यू, इसका WCSS वैल्यू 44,000 यहाँ पे कुछ आएगा, इसका WCSS वैल्यू पैरेलल हो गया ना एक दूसरे, इसका WCSS वैल्यू, इसका WCSS वैल्यू, इसका WCSS वैल्यू, इसका WCSS वैल्यू, लगभग ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप WCSS वैल्यूज, ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्लॉट कैसे निकला ध्यान में आया, समझ में आया यहाँ तक? yes, Yes, sir. अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है जिसको बोलते हैं एल्बो पॉइंट, एल्बो पॉइंट। अभी ये जो एल्बो पॉइंट है ना, अगर आपने MBA किया है या तो आपने एनालिटिक्स में ऑलरेडी काम किया है, तो आपको एल्बो पॉइंट शायद आपने कभी सुना होगा, एल्बो पॉइंट मींस व्हाट। हमारा हाथ होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ का एल्बो होता है, जैसे हमारे हाथ का ये एल्बो, ये हाथ है हमारा, दिस इज व्हाट योर हैंड, तो ये होता है एल्बो पॉइंट, इसको बोलते हैं एल्बो पॉइंट हाथ का। इसको सॉरी मैनेजमेंट लेवल पे या तो काफी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, सेल्स स्ट्रेटजी में काफी ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब अल्टीमेटली एमबीए में यूज होता है, एमबीए में ऑब्वियसली फॉर एनालिटिक्स पर्पस, एमबीए इज द फील्ड जहां एनालिटिक्स ज्यादा यूज होता है अभी तक। मतलब जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं ना, उनको बिजनेस बढ़ाना है, उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है एनालिटिक्स। तो वहाँ पे ये एल्बो पॉइंट काफी टर्म्स है, तो काफी चीजें समझने के टर्म यूज करते हैं एल्बो पॉइंट। तो एल्बो पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट, आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि एन का वैल्यू, किस एन के वैल्यू के लिए वहाँ पे एल्बो पॉइंट मिल रहा है हमें। जस्ट कंपेयरिंग टू डायग्राम्स। Five. Five, Five. five or Five or three. three. ओके, ये सिर्फ मैंने माय ऑब्जर्वेशन बोला था आपको। कोई बता सकता है कि मैथमेटिकली एल्बो पॉइंट कैसे डिफाइन, लेट्स से कि दिस इज व्हाट वन फंक्शन, ये ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं, इसके बाद में ऐसे वैल्यूज, बेसिकली इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटीन्यूटी। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे एल्बो पॉइंट? के बाकी पॉइंट्स का वैल्यू कम होता जाएगा, I mean it is with respect to y.
प्रीवियस वाला डिफरेंस ज्यादा एंड नेक्स्ट वाला कम। परफेक्ट, सही है। मतलब यहाँ पे y पे WCS, नेक्स्ट पे है यस नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये एल्बो पॉइंट मतलब ऐसा एल्बो पॉइंट कि जहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाने के बाद भी आपको सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं मिलता इनर्शिया में या तो WCSS में। मतलब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 देखो, n इज इक्वल टू 5 के बाद में 6 करो, 6 के बाद 7 8 9 10 करो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज, नहीं डिक्रीज हुआ। ये जो है ना इधर 5 है तो 5 और 6 में इतना ही डिक्रीज है, 6 और 7 में इतना ही डिक्रीज है, 7 एंड 8 में इतना ही डिक्रीज है, 8 एंड 9 में इतना, 9 एंड 10 में तो बिल्कुल ही डिक्रीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इनिशियली जब नंबर ऑफ क्लस्टर 1 था, बाद में मैंने 2 किया तो कितना WCS वैल्यू डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। 2 के बाद में 3 किया तो इतना डिक्रीज हुआ, 3 के बाद में 4 किया तो इतना डिक्रीज हुआ, 4 के बाद में 5 किया तो इतना डिक्रीज हुआ। इसके बाद में जो डिक्रीज है ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज, सो नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज। अभी सिग्निफिकेंट वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नहीं है, ये आपको समझ लेना है। नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन WCSS। तो ऐसा n का वैल्यू कि उसके बाद में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन WCSS, ऐसा पॉइंट कौन सा है? दैट पॉइंट बाय ऑब्जर्वेशन भी एंड बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो कभी भी आप के मींस करोगे तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज एल्बो वोल्टेज इन जनरल। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा आपको परफेक्ट ही मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि ये 4 है, कभी आपको 4 में या तो 3 में कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज टोटली फाइन। मतलब 5 क्लस्टर का हमने 4 बोला या तो 3 बोला, एक्चुअल प्रोजेक्ट के टाइम होता है। अगर बहुत ही डिफिकल्ट है आपको फाइंड आउट करना तो तीनों में से कोई बोलो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है आपने गलती से यही क्लस्टर यूज किया, गलती से ये इतने सारे यूज किए। क्लस्टर्स बहुत ज्यादा यूज करना भी खराब है एंड बहुत कम मतलब 1 या 2 क्लस्टर्स यूज करना भी खराब है। जनरली क्लस्टर्स इसके बीच में ही रहते हैं, बड़ा वाला डेटा ज्यादा ज्यादा कैटेगरीज नहीं चाहिए यहाँ पे। So this is what mathematical way of finding out proper number of हेलो, clusters यह in कौन है सर? most of the time ये आपको given होता है, most of the time given होता है। अगर given नहीं है, अगर आपको खुद को ये find out करना है आराम तो से this is करने one ला of भी the घेऊन सांगितलं आणि one of the पुष्कळ techniques टेक्निक हैं। घेऊन obviously काफी सारे लोगों ने इनमें बाकी थोड़े से वेरिएंट्स वगैरह भी है, लेकिन this is what one of the like basic term or basic way to find out number of clusters। तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें लग रहा था कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल हमें लग रहा कि 5 होना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं या ये कितना बता रहा है एल्बो मेथड, दैट इज 5 नंबर ऑफ क्लस्टर्स, दैट इज 5 नंबर ऑफ क्लस्टर्स, दैट इज 5 नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो गॉट इट गाइस? यस सर। Yes, sir. आई थिंक कल किसी ने क्वेश्चन मतलब काफी लोग दिमाग में सर 5 5 5 दिस इज व्हाट द रीजन। एंड मैं बाद में मैंने क्यों लिया टॉपिक ये क्योंकि ये हमें के मींस से क्लस्टर बनाने पड़ रहे थे 2 3 4 5 6, इसलिए जब तक के नहीं कर सकते थे तब तक एल्गोरिथम मेथड नहीं समझ सकता था मैं आपको, इसलिए मैंने बताया। तो जनरली प्रोसेस क्या होना चाहिए, मैं क्या करूंगा पहले जो भी आपके क्लस्टर 1 2 3 सबके लिए करूंगा। नाउ दिस इज व्हाट एल्बो टोल्ड मी, तो के लिए क्या है नंबर ऑफ क्लस्टर, दैट इज 5। तो मैं क्या करूंगा फाइनली के मींस मॉडल बनाऊंगा विद नंबर ऑफ क्लस्टर्स इक्वल टू 5 एंड दिस इज गोइंग टू योर फाइनल मॉडल फॉर के मींस, जिसके बेसिस पे मैं आगे वाला प्रोसेस करूंगा। मतलब 5 क्लस्टर्स एंड उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू डू दैट। सर तो प्रोजेक्ट में भी ऐसे करना होगा जहाँ पे प्लॉट दिस एंड चेक। यस अगर उन्होंने गिवन नहीं दिया है, गिवन नहीं दिया है ओके एंड क्या बता रहा था मैं, वन मोर थिंग, एक जनरलाइज क्वेश्चन है, अगर हम केमीस यूज कर रहे हैं तो मुझे बताओ डेटा का स्केलिंग करने की जरूरत है, स्केलिंग यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं केमीस के अंदर,
तो ये साल कर रहे हैं तो यू नीड स्केलिंग। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो हमने यूज नहीं किया। देखो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे आपको याद है तो लीनियर रिग्रेशन में भी हमने नहीं किया था स्केलिंग। डू यू रिमेम्बर सबसे पहला वाला? Yes, yes sir. लेकिन लीनियर रिग्रेशन में स्केलिंग की जरूरत है क्या? Yes, sir. yes क्योंकि sir gradient descent यूज कर रहे हैं ना। यस, लीनियर रिग्रेशन में स्केलिंग की जरूरत है। यस, बिकॉज वहाँ पे हम ग्रेडिएंट descent, लेकिन वहाँ पे हमारा काम चल गया बिकॉज एक ही वेरिएबल में उतना ज्यादा इशू नहीं आया। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, काफी सारे वेरिएबल होंगे, हर एक का स्केल अलग होगा, तो ये इसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली दिस मस्ट बी ऑन द सेम स्केल, दिस मस्ट बी ऑन द सेम स्केल। एंड वन मोर थिंग, अभी और अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ, अगर डिस्टेंस बेस्ड आपका एल्गोरिदम है तो स्केलिंग आपने 0 to 1 के बीच में किया ना, तो ठीक है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन जनरली जैसे यहाँ पे देखो लगभग 0 to 100 के में सारे वैल्यू के बीच में वैल्यूज है। तो ऐसा स्केलिंग किया तभी चलेगा। मतलब बेसिकली अगर डिस्टेंस बेस्ड आपका स्केलिंग है तो इसका आपका सेम स्केल पे होना जरूरी है। ये 0 to 1 के बीच में स्केल डाउन करो या तो 0 to 100 के बीच में स्केल डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ग्रेडिएंट डिसेंट स्केलिंग है ना, तो आपको 0 के अराउंड ही स्केल करने वाले, 0 के अराउंड मतलब 0 to 1 ही यूज करो, या 0 to 100 मत यूज करो। बिकॉज अल्टीमेटली ग्रेडिएंट डिसेंट में प्रॉब्लम होने वाला है कि आपके वैल्यू छोटे होने चाहिए। तभी ग्रेडिएंट डिसेंट में कम टाइम पे आपका ये जो कन्वर्जेंस टाइम है ना, उनका पॉइंट में वो मिल जाता है कम टाइम में। तो ये ग्रेडिएंट डिसेंट है तो मैक्स स्केलर यूज करो। अगर डिस्टेंस बेस्ड कोई एल्गोरिदम है तो उसमें स्केलिंग यहाँ पे देखो, मतलब 0 to 100 के बीच में वैल्यूज है, यहाँ पे 0 to 100 मतलब सेम स्केल है दोनों की वेरिएबल। तो यहाँ पे स्केलिंग नहीं किया, या तो जो भी डेटा है उसको 0 to 100 के स्केल पे लाओ, या तो 0 to 50 के, या तो 0 to 10 के, या तो 0 to 1 के स्केल। वैसे मैटर नहीं करेगा। ग्रेडिएंट डिसेंट को 0 to 1 के बीच में ही लाना है। तो ये चीज है। एंड ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस हो या तो ग्रेडिएंट डिसेंट दोनों में स्केल डाउन टू 0 to 1 डायरेक्टली। बाकी मत सोचो, लेकिन आपको यू शुड अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस बेस पे सेम स्केल पे होना चाहिए। वो स्केल 0 to 1 हो, 0 to 2 हो, या तो 0 to 1000 हो, डजंट मैटर। ग्रेडिएंट डिसेंट में 0 to 1 स्केल में ही चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई डाउट में ये जो भी हमने किया इसमें? ओके, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग टास्क देने वाला हूँ। अब इंटरेस्टिंग टास्क देने वाला हूँ, लेकिन वो टास्क लेट्स सी द टाइम। ठीक है, टास्क देने से पहले एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो हम मंडे से करने वाले हैं। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल। Yes, sir. yes हाँ, तो मैं कम नहीं हूँ, तो हमारा डायरेक्टली लेक्चर होने वाला है मंडे को। मंडे का लेक्चर होने से पहले मंडे को जो मैं करने वाला हूँ वो पहले बता दूँ, उसके बाद में मैं आपको टास्क देता हूँ। मंडे के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट। किसी का तो माइक चाहिए, प्लीज म्यूट। किसी का तो माइक चाहिए। हाँ, तो मंडे को है ना हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रोजेक्ट। तो जो नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। बिल्कुल लेक्चर मिस मत करना नेक्स्ट वीक में। तो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने वाले ये मिनी प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये आपको पूरा आइडिया है। अभी तक देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ही डेटा यूज किया है, उसके ऊपर सारे एल्गोरिथम्स किए। लेकिन मंडे को जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले इसमें काफी चीजें क्लियर होगी कि एग्जैक्ट प्रोजेक्ट होता क्या है, डेटा आता है उसका हम क्या करते हैं, बाद में मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, फिर फाइनली उसका क्या करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो यहाँ पे क्लियर आइडिया हो जाएगा। मिनी प्रोजेक्ट करने के बाद तुरंत हम मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें फीचर इंजीनियरिंग काफी ज्यादा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो वीक के मैं इसके बाद में वाले सारे लेक्चर ज्यादा ही क्रूशियल है आपके लिए, बिकॉज एग्जैक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो जो मंडे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मिनी प्रोजेक्ट है,
लेकिन इसमें काफी सीखने के लिए मिला। जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं डेटा यूज करने वाला हूँ टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। ये जो है ना, आपको शायद टाइटैनिक यहाँ पे मूवी देखा होगा आप लोगों ने, बढ़िया मूवी है। तो वो टाइटैनिक जहाज था, जो भी शिप था, सबसे बड़ा शिप उस टाइम पे दुनिया का, आई थिंक 1912 में वो सबमर्ज हुआ था। ये जो अटलांटिक ओशन है, ये निकला था फ्रॉम यूरोप टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वाज द डेस्टिनेशन एंड ये निकला था शायद पहले तो यूके एंड बाद में फ्रांस फ्रांस के लोगों को लेके ये न्यूयॉर्क पहुंचना था। तो बीच में ये आइसबर्ग को टकरा के डूब गया। सबसे लग्जरियस, सबसे बड़ा उस टाइम का जहाज था टाइटैनिक। उसका ये पहला ही शिप था, मतलब फर्स्ट ट्रैवल हैपनिंग फ्रॉम लाइक यूरोप टू न्यूयॉर्क। अब ये जो टाइटैनिक है, यहाँ पे काफी सारे लोग उस शिप में थे, हजारों लोग थे शिप में। उसमें से कुछ बच गए, कुछ लोग सरवाइव बच गए वहाँ पे कुछ लोग नहीं बच पाए। अभी हमारे पास वो डेटा मिलने वाला है, हमारे पास वो डेटा है। ऑब्वियसली वो डेटा, अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आपको क्या मिल जाता है, आपको डेटा भी लेके दिखाता हूँ। तो वो जो डेटा है, वो डेटा हमारे पास है, सारे लोगों का डेटा, सारे डिटेल्स है उसमें। उसका नाम क्या था, एज कितना था, उसने कौन से क्लास से ट्रैवल कर रहा था, उसका जेंडर क्या था, देन आफ्टर, ये सारी चीजें उसमें है। एंड ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट कि वो सर्वाइव कर पाए कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो वो 0, कर पाया तो 1। तो कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा बचे। अब ये डेटा हमारे पास है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी आर गोइंग टू क्रिएट लर्निंग मॉडल कि जो प्रेडिक्ट करेगा कि वो लोग सर्वाइव कर पाए कि नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उसको बोला कि लेट्स से ठीक है, ये इंसान है कि जिसका एज इतना है, ये इस से ट्रैवल कर रहा था, इसका जेंडर ये है, उसने इसका फेयर इतना था, उसका समथिंग लाइक दैट। डेटा में मशीन लर्निंग मॉडल को दूंगा तो ये बताएगा कि अरे वो सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, जस्ट लाइक मिनी प्रोजेक्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन का। Classification. Classification. यस, बाइनरी क्लास, वही मेरा क्वेश्चन का Classification. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, सर्वाइव। ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए कि सर आधा बच गया, वो आधा गया, ऐसा दैट शुड नॉट बी द आंसर। एक तो बच गया या तो मर गया, तो दैट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो ये जो डेटा है ना, ये मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आई थिंक अभी तक हमने कभी भी कैगल यूज नहीं किया है, राइट? कैगल पे जाना है, kaggle.com सर एंड सर हाँ प्लीज, सर आपण मल्टी क्लासिफिकेशन चालू हाँ करना है, मल्टी क्लासिफिकेशन। ओके, सो कैगल पे जाने के बाद अगर आपका कैगल पे लॉगिन नहीं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा यहाँ पे लॉगिन वैसे आप लोगों को भी लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डेटा डाउनलोड नहीं करेगा। तो ये जो कैगल है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, ये देखो, होम, कॉम्पिटिशन, डेटा सेट, कोड, डिस्कशन, कोर्सेज, काफी सारे इनके कोर्सेज भी है, मतलब छोटे ही है। आप देख लो, छोटे मतलब अभी मुझे पता है कितना चेंज हुआ है, 2-3 साल पहले मैंने देखा था, पहली बार आया था कोर्सेज। छोटे छोटे मतलब पांडास का असाइनमेंट, नंपाई का असाइनमेंट, मशीन लर्निंग का असाइनमेंट, ऐसे कोर्सेज मैंने देखा नहीं, लेट मी सी, काफी दिनों से, काफी सालों से मैंने नहीं देखा। ये भी आपको काफी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। हमारे खुद के भी कोड हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर बिलियोमेट्रिक टेस्ट माइन किया था, लेकिन ये हमारा ही डेटा सेट है जो लास्ट टाइम यूज किया था। काफी सारे ईडीए का प्रोजेक्ट था, काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे मिले। कोर्सेज में आप देख सकते हैं, ये कोर्सेज है डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स। मतलब क्या है कि उनका कुछ मटेरियल वो रीड करो, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट लाओ। ये भी अच्छी चीज है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, छोटी छोटी चीजें। एसक्यूएल है, आई थिंक उस टाइम पे डीप लर्निंग का नहीं था, अभी क्या डीप लर्निंग, रिवीजन का भी नहीं था उस टाइम पे, टाइम सीरीज का भी नहीं था, डेटा क्लीनिंग का था, एआई
मैंने काफी दिनों के बाद देखा ये, मैंने 3 साल पहले देखा था ये, मतलब उसके बाद में वाली नहीं आई इसको देखने के लिए। अच्छे छोटे छोटे उन्होंने बनाए। कोर्स मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपने गया डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग का नहीं है क्या? ओके, मशीन लर्निंग, सो मशीन लर्निंग में मैं गया तो वो क्या करते हैं, ट्यूटोरियल लेते हैं यहाँ पे रीडिंग के लिए। तो ये देखो ट्यूटोरियल रीडिंग का, यहाँ पे ओपन करो, रीड करो, परमुटेशन इंपॉर्टेंस, ओपन करो, रीड करो, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करो। देन आफ्टर दैट पार्शियल प्लॉट्स, ओपन करो, रीड करो, सॉल्व करो। सो ये कौन सा कोर्स है, मशीन लर्निंग एक्सप्लेनेबिलिटी, ओके, सो थ्योरेटिकल कोर्स है। तो आपने डेटा विजुअलाइजेशन क्या किया, तो डेटा विजुअलाइजेशन, तो ये छोटे छोटे टास्क है, एज अ टीम एक्टिविटी भी ये टास्क कर सकते हैं। सीबन से किया हुआ है, सीबन अब तक हमने यूज किया है क्या, नहीं किया, हाँ नहीं, टाइटैनिक में यूज करने वाले हैं। तो टाइटैनिक सीबन मतलब सेम लाइक मैटप्लॉटलिब, ट्यूटोरियल है एक्सरसाइज, ट्यूटोरियल है एक्सरसाइज, तो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं आप एज अ लाइक स्मॉल टास्क, छोटे ये लेकिन बढ़िया है। ठीक है, तो मैं एक्चुअल पॉइंट पे वापस आता हूँ कि हमें क्या करना है, टाइटैनिक का है ना कंपटीशन, कंपटीशन, तो कंपटीशन पे क्लिक करना है हमें। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे करो सर्च कंपटीशन में टाइटैनिक, तो स्पेसशिप टाइटैनिक, टाइटैनिक लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर, ये वाला नॉलेज बेस्ड कंपटीशन है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं क्लिक ऑन दिस, ये कंपटीशन के रूल्स वगैरह के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा ज्वाइन द कंपटीशन वगैरह, उसके ऊपर क्लिक करो। अब ये कंपटीशन मतलब क्या है कि काफी सारे लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल बनाए, काफी सारे लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल बनाए और यहाँ पे उस मशीन लर्निंग मॉडल के रिजल्ट सबमिट किए यहाँ पे। तो उनके एक्यूरेसी के हिसाब से उनको रैंक दिया गया है, एक्यूरेसी के हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। सो दैट इज व्हाट कंपटीशन। अभी आप हमारे क्लास के ही लोग यहाँ पे compete कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो रैंक्स वगैरह नहीं ये सारे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। दैट इज व्हाट, कहाँ पे गए, यहाँ पे रैंक दिख सकते हैं लोगों के। अब देखो मैंने जो सैंपल एक सबमिशन किया जो वीकेंड वाला बैच है, अभी शायद लास्ट वीकेंड ही हुआ था, तो उस टाइम पे उनके लिए मैंने एक सबमिशन करके दिया था, तो तब स्कोर आया था 74%। वैसे काफी कम स्कोर है, इससे बेहतर तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर इंजीनियरिंग के बाद ये नहीं होगा, तो ये तो बेसिक था। तो वैसे आपको भी स्कोर मिलेगा उसका एवरेज यहाँ पे रैंक मिला है। तो अगर बाकी के आपने रैंक्स देखे तो नो नेम इज द नेम ऑफ वन टीम का रैंक 1 है, लेकिन स्कोर देखो 100% स्कोर आया, कभी 100%, 100% ऐसे काफी मिलेंगे 100% वाले। वैसे आपका भी यहाँ पे कुछ ना रैंक है, तो वैसे आप कंपीट कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, सारे हम बाद में देखेंगे। मतलब मैं मंडे के लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आपके लिए क्या है कि ये जो डेटा है ना, ये जाके डेटा को अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो ओवरव्यू है ना, तो क्या करना है, ओवरव्यू रीड, यू हैव टू रीड ओवरव्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटा। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो ये हम मंडे को स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट थिंग, डेटा आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डेटा के ऊपर क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे डाउनलोड नीचे होता है डाउनलोड, इसको समझ लो कि ये क्या है। बिकॉज या तो ये करो या तो टाइटैनिक मूवी देखो, अच्छा दोनों में से एक ऑप्शन करना है। या तो ये रीड करो या तो टाइटैनिक मूवी देखो। अगर नहीं देखा है तो अगर आपने मूवी ऑलरेडी देखी है, अगर आपको याद है तो ये अच्छा आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर सॉल्विंग दिस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। मैं आपको क्यों ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इन जनरल आपको पूछूं कि ये टाइटैनिक पे मेल एंड फीमेल इनसे सबसे ज्यादा सर्वाइवल इस इन दोनों में से सर्वाइवल रेट किसका ज्यादा होगा, मेल का कि फीमेल का? फीमेल फीमेल आपने मूवी नहीं देखा इसका मतलब आपने फीमेल का फीमेल ज्यादा है। सो फीमेल ज्यादा है, फीमेल का सर्वाइवल ज्यादा है। ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा या तो ये रीड करने के बाद पता चलेगा। तो ये जो है ना जनरल आइडिया है, जनरल आपको आइडिया आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला, कौन सा कॉलम ये इम्पोर्टेंट है, एज, कौन से एज वाले सबसे ज्यादा बच गए, किड्स ज्यादा थे सर, किड्स थे किड्स एंड ज्यादा फीमेल्स थे। हो गए। यस,
तो ये हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उसको ईडीए बोलते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसको ईडीए के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स। तो पहले देख लो इसके बारे में, मंडे को हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करें, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है, तो ये आपको लिंक भी दे देता हूँ। ये आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सर्च भी करना आना चाहिए आपको, लेकिन अभी फिलहाल पहली बार है तो लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद में आज आपको जो टास्क मैं देने वाला हूँ, टास्क ये है कि जो आप अभी के टाइम से देखो 15 मिनट्स आर रिमेनिंग, राइट? हमारे 15 मतलब वैसे तो 20, हमारा 8:25 तक क्लास चलता है, 15 मिनट्स रिमेनिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी टीम्स को अभी एक साथ जुड़ जाओ, जो क्लस्टरिंग के एप्लीकेशंस है ना, क्लस्टरिंग के एप्लीकेशंस, इनको डिस्कस करो, डिस्कस करो ना, मतलब ये देखो कि क्लस्टरिंग एप्लीकेशन मतलब क्लस्टरिंग से हम कर क्या सकते हैं। बिकॉज हमेशा एक दिमाग में सवाल होता है स्टूडेंट्स के, ठीक है लेकिन यहाँ पे किसको कहाँ करेंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया फॉर मार्केटिंग पर्पस, ये तो एक ही एग्जांपल है ना। मशीन का तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रेडिक्ट करो, फेस रिकॉग्नाइज करो, या तो एम्प्लॉय एट्रिशन प्रेडिक्ट करो, सैलरी प्रेडिक्ट करो, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। क्लस्टरिंग में क्या है, तो ये डिस्कस करो। इंटरनेट पे आपको काफी बड़े बढ़िया एग्जांपल्स मिलेंगे, बढ़िया एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आई वांट यू टू डिस्कस दिस थिंग्स इन योर विद योर टीम्स। तो क्लस्टरिंग के एप्लीकेशंस आपको डिस्कस करने हैं विद द टीम्स। तो ये 15 मिनट का ही काम है, सारे लोग इस काम में लग जाओ। एंड यस, कुछ पूछना है यहाँ पे अभी आपको? ठीक है, सो यस यू कैन लीव दिस मीटिंग एंड यस अपना काम स्टार्ट करो 15 मिनट का। एंड इसका एंट्री भी कर दो हमारे डेली टास्क में। ऑब्वियसली आई नीड दैट 1-2 लाइन वाला आपका ऑब्जर्वेशन कि आपको कौन से एप्लीकेशन मिल जाए, तो जनरली तो ये कर दो टास्क। सर अनसुपरवाइज्ड में एक ही एल्गोरिथम है सिर्फ। यस एक्चुअली इसके साथ और भी है, केमिन्स के साथ क्या है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग इतनी ज्यादा चीज नहीं है। तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। सबको इंडिविजुअल डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मतलब स्टडी करने की जरूरत नहीं बेवजह टाइम पे। या तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे काम का है। बेसिकली हायरार्किकल मतलब क्या कैसे होता है वो, जैसे केमिन्स यहाँ पे क्लस्टर बना रहे हैं ना, वो क्लस्टर के अंदर क्लस्टर बनाता है, दैट इज ऑल हायरार्किकल। खत्म। DBs कैन सेम लाइक केमिन्स, थोड़ा सा चाहिए डिस्कस करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू मैटर ऑन योर रिक्रूटमेंट या तो प्लेसमेंट। प्रोजेक्ट में आता है तो मैटर करेगा, अदरवाइज डजंट मैटर। ठीक है, यस आई नो करूँ ना डिस्कस, प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कस करू। ऍक्च्युली केमिन्स म्हणजे हे तुम्हाला कदाचित आता टास्क दिला नाही, आता जो मी तुम्हाला टास्क दिला त्याच्यामध्येच तुम्हाला बऱ्यापैकी